हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गुरुकुल पे। और आज हम लोग करने वाले हैं कवर ज्योग्राफी को, ठीक है ना। तो ज्योग्राफी के जो टॉप 50 क्वेश्चंस है उसको हम लोग कवर करेंगे। और ये जो है आपके जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी के लिए है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अभी हमने बताया कि टॉप 50 क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे ताकि जो है, अच्छा एक बात और मैं बता दूं कि ये जो टॉप 50 क्वेश्चंस है ओवरऑल जो ज्योग्राफी होती है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वहाँ से है, ठीक है ना। तो हम लोग कवर करेंगे टॉप 50 क्वेश्चंस को ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएँ वो काफ़ी हद तक उसमें आप लोगों का हेल्प हो सके, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं, ठीक है ना। हाउ मेनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ द इंडियन बॉर्डर यूपी, ठीक है ना। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका 9। देखिए अब एक चीज़ मैं और यहाँ पे आपको क्लियर करता चलूँ कि यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर हम लोग देखेंगे क्योंकि समय कम है और जल्द ही आप लोगों का एग्ज़ाम है, कल ही आप लोगों का एग्ज़ाम भी है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा कि आपको फास्ट ले चलने की, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। बाकी जो है कवर करने की कोशिश भी करिएगा। तो अभी आपका यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9 ऐसे जो स्टेट हैं या फिर यूनियन टेरिटरी है जो कि उससे रिलेटेड हैं, ठीक है ना। आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो अफगानिस्तान के साथ जो भारतीय सीमा की लंबाई है वो है 106 किलोमीटर। कितना है? 106 किलोमीटर। अब एक चीज़ देखना है आपको, इसको कहा क्या जाता है? इसको क्या कहा जाता है? देखिए एक होता है मैकमोहन रेखा और एक होता है रेडक्लिफ रेखा और इसको बोला जाता है डूरंड रेखा, ठीक है ना। डूरंड रेखा, ठीक है ना, डूरंड रेखा। अब एक चीज़ और ध्यान देना है आपको, मैकमोहन रेखा जो है, मैकमोहन रेखा ये जो है कितना मतलब किससे रिलेटेड है? तो ये है आपका चीन से रिलेटेड। और रेडक्लिफ रेखा जो है ये है आपका किससे? पाकिस्तान से और बांग्लादेश से रिलेटेड है। पाकिस्तान से और बांग्लादेश से रिलेटेड है। और एक चीज़ और ध्यान देना है, पाकिस्तान बांग्लादेश में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान जो है आपका पश्चिमी पाकिस्तान था और बांग्लादेश जो था वो पूर्वी पाकिस्तान था, लेकिन बाद में जाकर के वो क्या बन गया? वो एक पूर्वी पाकिस्तान के आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। और सबसे लंबी अगर अंतर्राष्ट्रीय कोई रेखा है, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय कोई रेखा है वो है बांग्लादेश के साथ, ठीक है ना। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है, यानी कि जो गवर्नमेंट थी इस समय और प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, अभी वो वहाँ की कुर्सी छोड़ के हट चुकी हैं और भारत में एंट्री ले चुकी हैं, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा सबसे प्यारा पड़ोसी देश था, लेकिन अब है नहीं क्योंकि यहाँ पे अभी हिंसा हो रही है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है आपका वो है दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां। तो दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां जो है ये कहाँ पे है बाबू? राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है, अरावली पर्वत श्रृंखला ये भी कहाँ पे है बाबू? राजस्थान में, ठीक है ना। और एक है चंबल नदी ये जो है मध्य प्रदेश और जो राजस्थान है उसके बॉर्डर पे है। और एक जलप्रपात भी बहता है, चुलिया जलप्रपात, इसको भी आपको याद रखना है। ये इसमें कंफ्यूजन है, ये कभी राजस्थान में या फिर कहीं मध्य प्रदेश में यानी कि एमपी में, ठीक है ना। अब कंफ्यूजन है कि दोनों में से किसको हम चूज करेंगे। तो यदि ऑप्शन में ये रहा और ये रहा तब आप इसको सही करेंगे, अदरवाइज जो एक रहेगा उसको सही करेंगे। अगर ये दोनों के दोनों ऑप्शन है तो आप किसी एक के साथ यानी कि राजस्थान के साथ जा सकते हैं, ठीक है। राजस्थान को सही करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? विच ऑफ द आउटर लेयर रेंज ऑफ
द हिमालयाज, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा शिवालिक, ठीक है ना। देखिए सबसे पहली श्रेणी ये जो हिमालय के बाहर है, ये हिमालय के बाहर है, इसको ट्रांस हिमालय भी बोलते हैं, परा हिमालय या फिर ट्रांस हिमालय, ठीक है ना, ट्रांस हिमालय। और इसी ट्रांस हिमालय में क्या है बाबू, इसी ट्रांस हिमालय में K2 है, ठीक है ना, K2 गाडविन आस्टीन, यानी कि ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी है भारत की, भारत में नहीं, क्योंकि ये है पीओके में है, इसलिए भारत में नहीं है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरा है हिमाद्री, इसे हम लोग महान हिमालय भी बोलते हैं, महान। और तीसरा है लघु, इसको लघु ही बोलते हैं, ठीक है ना। और चौथा है शिवालिक, जो घूमने फिरने की जो जगह है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जहाँ पे पर्यटन स्थल है, वो जो है इसी में है, यानी कि शिवालिक में है, ठीक है ना। कहाँ पे है, शिवालिक में है। चलिए बाबू आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है अरे चेंज हो जाओ भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है। निम्न चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो कामेत ये नेपाल हिमालय में नहीं है, अन्नपूर्णा, लोहत्से और माउंट एवरेस्ट ये सब के सब नेपाल की हैं। और माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, न कि सिर्फ भारत की और न कि एशिया की, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन एशिया की सबसे लंबी चोटी अगर पूछे, एशिया की सबसे लंबी चोटी, एशिया की सबसे लंबी चोटी ठीक है ना, तो ये हिमालय हो जाएगा। लेकिन अगर वर्ल्ड की पूछे तो वो इंडीज पर्वत हो जाएगा, जो कि आप लोग जानते ही हैं कहाँ पे है, कमेंट करके बताइएगा कहाँ पे है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा काराकोरम, ठीक है ना, वो भी पूर्वी काराकोरम, ठीक है ना, पूर्वी काराकोरम। अच्छा गड़बड़ लिख रही है क्या, गड़बड़ लिख रही है शायद, पूर्वी काराकोरम, ठीक है ना, पूर्वी काराकोरम, ठीक है ना। पूर्वी काराकोरम में स्थित है पीर पंजाल, जास्कर और लद्दाख, ये तीनों के तीनों ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं, ये तीनों के तीनों क्या है, ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं। पूर्वी काराकोरम में स्थित है K2, जो कि कहाँ पे पड़ता है, POK में। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, दुनिया की दूसरी है, दुनिया की, हमने गलत पढ़ दिया, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजें, इतनी डिटेलिंग है, आपको देख लेना है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश पठार, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स में उप विभाजित है, जिसका नाम इस क्षेत्र में रहने वाले जनजाति समूह के नाम पर रखा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मेघालय, ठीक है ना। मेघालय में है तीनों के तीनों हिल्स, ठीक है ना, मेघालय में है तीनों के तीनों हिल्स, गारो, खासी, जैंतिया। इंग्लिश में भी देख लेते हैं हम लोग, इंग्लिश में तो इंग्लिश में दिया है द प्लेटू ऑफ सब डिवाइडेड इनटू द गारो हिल्स एंड खासी हिल्स एंड जैंतिया हिल्स नेम्ड आफ्टर द ट्राइबल्स ग्रुप्स के नाम पे रखा गया है इनका नाम, ठीक है ना। देखिए गारो, खासी और जैंतिया कुछ इस प्रकार से हैं, और ये हम लोग मान सकते हैं अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया कुछ इस तरीके से। अगर हम लोग माने तो ये है अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे इतना बड़ा, ठीक है ना। यहाँ पे है गारो, खासी, जैंतिया, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, सबसे ज़्यादा बारिश की अगर हम लोग बात करें तो मतलब ये है, यहाँ पे एक जगह है मासिन राम और चेरापूंजी, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है, पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है ना। लगभग 1200 सेंटीमीटर के आसपास मासिन राम में और 1100 के सेंटीमीटर के आसपास में चेरापूंजी में देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में युंगथाम घाटी स्थित है, किस राज्य में युंगथाम घाटी स्थित है। आपका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम, ठीक है ना। सिक्किम में
युंगथाम घाटी स्थित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसमें कुछ वैसा बताने लायक नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज बता सकते हैं, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी बताइएगा, सबसे ऊंची चोटी नागालैंड की, और उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची, और हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये भी बताइएगा कमेंट करके। दर्रा भी बता दीजिएगा, साथ में दर्रा भी बता दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, कमेंट करके बताइएगा बाबू, कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माउंटेन पास लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा काराकोरम दर्रा, ठीक है ना, काराकोरम दर्रा। और ये कहाँ पे है एक बार कमेंट करके आप लोग बताइएगा। लेकिन ये जो है भारत और चीन के बीच एक स्थित पहाड़ी दर्रा है, ठीक है ना, पहाड़ी दर्रा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका त्वांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बुमला दर्रा। बुमला दर्रा ये किसको किसको जोड़ने का काम करता है, त्वांग और लहासा को जोड़ने का कार्य करता है। कौन, ये बुमला दर्रा, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भारत की किस राज्य में सबसे लंबा समुद्री किनारा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है ना। गुजरात के बाद आ जाता है आपका महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु, ठीक है ना, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु अगर क्रम पूछे तो। अदरवाइज गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा जो कि समुद्र से जुड़ती है भारत की, ठीक है ना। और ये गुजरात एक ऐसा जगह है जहाँ पे एक जगह है सरक्रीक, ठीक है ना। सरक्रीक नामक विवाद भी किससे चलता है, पाकिस्तान से चलता है, वो यहीं पे है, ठीक है ना। सरक्रीक नामक जो है वो विवाद चलता है किससे, पाकिस्तान से चलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बाबू, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कौन सा भारतीय राज्य उत्तर पश्चिम और दक्षिणी में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा बाबू, त्रिपुरा। बांग्लादेश अभी ट्रेंड में चल रहा है, क्यों चल रहा है आप सभी लोग जान रहे होंगे। अभी ध्यान दीजिए, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तीनों तरफ से घिरा है, ठीक है ना, तीनों तरफ से घिरा है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो कह रहा है भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है बाबू। अंडमान निकोबार है। यहाँ पे इसकी जो राजधानी है, राजधानी का नाम कमेंट करके आप बताइएगा, कैपिटल का नाम कमेंट करके बताइएगा, कहाँ पर है ये भी कमेंट करके बताइएगा। पिछली वीडियो में कई बार हम बताए हैं। और एक यहाँ पे ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी, उसको भी आप बताइएगा, इसकी कैपिटल, ठीक है, और जो इसे यहाँ पे वेल्केनो है, ये दोनों आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में कितने राज्य हैं, हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया। तो 29। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने लिया क्यों, ये क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि अभी संशोधन हो चुका है, ठीक है ना, तो उसमें कंफ्यूजन बन सकता है, ठीक है ना, कि कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को उठा लिया बेसिकली, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा एक बार अपडेट भी कर लीजिएगा अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूर्यधार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है, कौन सा, सूर्यधार झील, ठीक है ना। सूर्यधार लेक इज सिचुएटेड इन विच फॉलोइंग स्टेट, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित है कौन सा, सूर्यधार झील, ठीक है ना, याद रखना है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, ठीक है ना। वैसे कोशिश यही है हम लोगों की कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वही आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है ना। इसीलिए 100% क्वेश्चंस के एग्जाम में आने के चांस बन सकते हैं। अदरवाइज ये आयोग पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस का लेवल क्या बनाएगा, क्योंकि हो सकता है नंबर्स ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हो जाए तो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हार्ड कर दे, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हो जाए तो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा लो कर दे, ठीक है ना। तो ऐसा भी कंडीशन देखने को मिलता है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकटक झील स्थित है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लोकटक लेक लोकेटेड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बाबू मणिपुर, ठीक है ना, मणिपुर है। और ये जो है ये एक तरीके से लोकटक जो झील है ये तैर रहा है,
तैर रहा है और यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क का नाम बताइएगा। नेशनल पार्क और ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? हुंडरू जलप्रपात, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुवर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है क्या? हुंडरू जलप्रपात। क्या स्थित है? हुंडरू जलप्रपात किस नदी के तट पे? सुवर्ण रेखा है। कहाँ पे ये नदी? झारखंड में। कहाँ पे है? झारखंड में, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है, राज्य वगैरह भी याद रखना है क्योंकि राज्य वगैरह भी पूछ सकता है, तो इसको भी आपको ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बाबू, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चुलिया जलप्रपात डैश चंबल नदी पर है। देखिए अभी हमने बताया था कि यदि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों आ जाएं तो आप राजस्थान टिक करिएगा, अदरवाइज अगर राजस्थान ना रहे तो आप मध्य प्रदेश को टिक कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों के बॉर्डर पे और राजस्थान में पड़ता है। नदी जो है, ये जो नदी है चंबल नदी, ये दोनों राज्य में हो जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको याद रखना है ये दोनों के दोनों बातें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बाबू, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है द्वीप क्षेत्रों सहित भारत के समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। ये ओवरऑल द्वीपों सहित है, द्वीप के साथ, ठीक है ना। अदरवाइज अगर द्वीपों को छोड़ दें तो इतना आपकी कौन सी लंबाई है? समुद्र तट की लंबाई है, याद रखना है। समुद्र तट, स्थल की नहीं, समुद्र तट ओनली, ठीक है ना। और अगर पूरे द्वीपों को अगर ऐड कर लें तो इतना हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा एक चीज़ और देखिए, इंग्लिश में भी देख लीजिए, ठीक है ना। अरे यार, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द इंडिया कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइसलैंड एरियाज, ठीक है ना। तो यह आपको इस तरीके से क्वेश्चन इंग्लिश में भी मिलेंगे, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो दोनों लोग रेडी रहिएगा दोनों तरीके से, ठीक है ना। चलिए आपकी स्पीति नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? आपका सही आंसर हो जाएगा सतलज नदी की सहायक नदी जो है स्पीति नदी है, सतलज नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन कौन सी। अच्छा देखिए, गंगा की जितनी सहायक नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र की जितनी सहायक नदियां हैं, अच्छा भारत में ब्रह्मपुत्र तो चूंकि विदेश से आती है, विदेश मतलब चाइना से आती है, तो आपको वहाँ की भी सहायक नदियाँ संभवतः पूछ सकता है, लेकिन हमारे जहाँ तक उम्मीद है कि वहाँ की नदियाँ वगैरह नहीं पूछेगा, बट याद रखना है, ठीक है ना। और जो कावेरी नदी है, गोदावरी नदी है, इनकी भी छोटी छोटी सहायक नदियाँ हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है। ओरिजिन स्थल देख लीजिएगा कहाँ कहाँ से कौन कौन सी नदी निकली है, हो सकता है वहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाए, ठीक है ना। ये जो है सतलुज नदी, स्पीति नदी सतलुज नदी की सहायक नदी है, और सतलुज चिनाब रावी ब्यास सतलुज, और एक और नदी है उसका चिनाब रावी सतलुज ब्यास, एक और नदी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ये सभी के सभी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। इसको भी याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? चंबल इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यमुना, ठीक है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा? यमुना। यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल नदी, और यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, थोड़ा लंबाई चौड़ाई भी देख लीजिएगा कि किस नदी की कौन सी नदी सबसे लंबी है, कौन सी नदी सबसे चौड़ी है, ये सब भी देख लीजिएगा भारत में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। अलकनंदा नदी से निकलती है और भागीरथी खरग ग्लेशियर, ये क्या है? ये कुछ ऊट पटांग दे दिया, ठीक है ना। लेकिन ध्यान दीजिए, आपको क्या ध्यान देना है कि जो अलकनंदा नदी है ये सतोपथ हिमनद से निकलती है। अलकनंदा नदी सतोपथ हिमनद से निकलती है, फाइनली जाकर के यही गंगा में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब ये फिर जाकर के देवप्रयाग में जाकर के ये गंगा नदी बन जाती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस नदी प्रणाली की पहचान कीजिए जो जिसे आप दिहांग नदी में पाएंगे, यानी कि उस नदी प्रणाली की पहचान कीजिए जिसे आप दिहांग नदी में पाएंगे। दिहांग और दिबांग दो नदियां हैं, और ये जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। कहाँ पे सहायक नदियां हैं? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल और प्रदेश में, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है,
ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है मूसी नदी, मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। मैंने कहा है कि सहायक नदियां भी आप लोग देख लीजिएगा, वहीं से क्वेश्चन बनता है, वहाँ से भी। तो ये जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है ये है मूसी नदी, ये ठीक है। कृष्णा नदी भी अपने आप में एक नदी है, ठीक है ना। तो ये भी देख लेना है, ये भी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, बड़ी नदियों में गिनी जाती है, इसलिए इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है ना। गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। सोन, रामगंगा, काली और पेन गंगा इसकी सहायक नदी नहीं है। तो ये भी क्वेश्चंस आपको देखना है, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सोन भी है, रामगंगा भी है, काली भी है, तो देख सकते हैं आप लोग, तो सबके सब ये सहायक नदियां हैं। बाकी जो है अलग एक नदी, कौन सी नदी, ये जो है पेन गंगा, ये गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस शहर से होकर मीठी नदी गुजरती है। मीठी नदी ध्यान देना है, तो ये मुंबई शहर से होकर के गुजरती है बाबू, मुंबई शहर से होकर के गुजरती है मीठी नदी, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पिछली बार आया हुआ था, हो सकता है आपकी बार भी रिपीट कर दे क्वेश्चंस, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास कौन सी नदी बहती है बाबू, तो चंबल नदी बहती है। बोले थे मध्य प्रदेश में भी ये नदी बहती है, किस नदी पर, मालवा के पठार, सॉरी किस पठार पे, मालवा के पठार पे। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि चंबल नदी किस पठार से होकर गुजरती है, मालवा के पठार से होकर के गुजर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के 100% चांसेस होते हैं। चंबल नदी है और इसी पे चुलिया जलप्रपात है, राजस्थान में पड़ता है। अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों आ जाए तो आप मध्य प्रदेश नहीं टिक करिएगा, राजस्थान टिक करिएगा, और अगर राजस्थान न रहे तो आप मध्य प्रदेश टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 28 नंबर का, सरयू नदी, सरयू नदी के किनारे कौन सा अच्छा बसे शहर का पहचान कीजिए। तो अयोध्या शहर है, बहुत फेमस शहर है बाबू। भोपाल, कानपुर, हरिद्वार, ये तीनों शहर की नदियां बताना है कि ये तीनों शहर किस नदी के तट पर स्थित हैं, किस नदी के तट पर एक तरीके से बैठे हैं, बसे हैं, ठीक है ना। बैठे भी हैं, बसे भी हैं, जो भी कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर, तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आपका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल पढ़ लीजिएगा, क्योंकि डिटेल से भी हो सकता है, अगर डीपली क्वेश्चन पूछेगा तो हो सकता है पूछ दे, अदरवाइज हमें लगता है कि ये सिर्फ क्वेश्चंस ऊपर लेवल से ही बन सकता है, ज़्यादा अंदर से नहीं बनेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका बांध डैश बांध तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है। तो कौन सा बांध, तो मेट्टूर बांध है, मेट्टूर बांध, ठीक है ना। मेदूर लिखा हुआ, कहीं मेट्टूर बांध है, ठीक है ना। तो जो मेट्टूर बांध है बाबू, डैम इज सिचुएटेड इन कावेरी नदी इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में स्थित है, कावेरी नदी पर स्थित है। कौन सा बांध है, तो मेट्टूर बांध है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 30 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है डैश बांध तमिलनाडु कावेरी नदी पर स्थित। अरे ये तो हो गया, इसको छोड़ो, ये लग रहा है रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है भारत के दो द्वीपीय क्षेत्रों लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार की जलवायु का अनुभव होता है। तो उष्णकटिबंधीय गर्म जलवायु, उष्णकटिबंधीय गर्म जलवायु का अनुभव होता है, उष्णकटिबंधीय गर्म जलवायु का अनुभव होता है। व्हाट टाइप ऑफ द क्लाइमेट एक्सपीरियंस इन द टू आइसलैंड रीजन्स, इंडिया, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइसलैंड, ठीक है ना। चलिए इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मासिन राम डैश के लिए प्रसिद्ध है। तो दुनिया में सर्वाधिक वर्षा के लिए, इसको तो पहले ही बता चुके हैं, तो ये दुनिया में सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है मासिन राम और चेरापूंजी पूरे विश्व में, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा वर्षा मासिन राम में, उससे थोड़ा सा कम आपका चेरापूंजी में, ठीक है ना। चलिए
आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है मिट्टी की संरचना को गंभीर नुकसान होने से पहले मिट्टी जिस भार को सहन करती है उस भार को क्या कहते हैं बाबू? धारिता क्षमता कहते हैं। धारिता क्षमता का मतलब क्या है कि अपनी प्रोडक्टिविटी को बनाए रखना, अपनी प्रोडक्टिविटी को बनाए रखना ये धारिता क्षमता कहलाता है। अच्छा लग रहा है दिख नहीं रहा था क्या? अच्छा अभी को मैं ध्यान दिया हूँ, शायद मैं बहुत ज़्यादा पीछे चला जा रहा था। चलिए कोई बात नहीं है। तो अपनी प्रोडक्टिविटी को बनाए रखना यही होती है धारिता क्षमता, और जब तक उसके अंदर क्वालिटी होती है मैनेज करने की, सहन करने की, तब तक वो उसकी धारिता क्षमता कहलाती है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है 35 नंबर का। निम्नलिखित में से किस फसल का वर्णन इस प्रकार किया गया है? यह एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। यह एक खरीफ फसल है। 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है और यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बाबू मक्का। ठीक है ना। मक्का जो है ये ऐसा ही पौधा है, ठीक है, जो खरीफ का है। ठीक है ना। और ये जो है 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर इसको चाहिए, और ये जलोढ़ मिट्टी में बढ़िया से होता है, यानी कि नदी वगैरह के किनारे ये बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर का क्वेश्चन है। 36 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कांटेदार झाड़ियों में शुष्क क्षेत्रों में कांटों के रूप में कैक्टस वनस्पति किस राज्य में पाई जाती है? आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है ना। राजस्थान में पाई जाती है। इन विच ऑफ स्टेट कैक्टस vegetation in the form of the thorns of the found in dry areas thorny bushes। ठीक है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। कैक्टस वगैरह कहाँ पे मिलते हैं? रेगिस्तान वगैरह में ही तो मिलते हैं। तो जनरली ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोग सिंपली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोरिंगा एक सुंदर डैश वन है जहां गोदावरी बंगाल की खाड़ी के अप्रवाही जल में गिरती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मैंग्रोव। ठीक है ना। यहाँ पे मुझे लगता है कि ये गलत चीज़ है। कोरिंगा का कोई मतलब नहीं लग रहा है मुझे। ठीक है ना। मैंग्रोव वनस्पति है, एक सुंदर मैंग्रोव वनस्पति। ठीक है ना। एक सुंदर मैंग्रोव वन है जो जहाँ गोदावरी बंगाल की खाड़ी अप्रवाही जल में गिरती है। ठीक है ना। तो ये जो है मैंग्रोव वनस्पति है। ठीक है ना। अच्छा मैंग्रोव वनस्पति जो होती है एक तरीके से पूरी तरीके से हरी भरी प्रॉपर हमेशा हरा भरा रहता है, और ये दलदली जगहों पे होता है। जहाँ पे दलदली जगह होते हैं वहाँ पे मैंग्रोव वनस्पति बनता है। और एक सुंदर वन डेल्टा है जो कि कहाँ पे है? तो ये बांग्लादेश में ही पड़ता है, यानी कि भारत की जो गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदी जा करके मिलती हैं एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे हम लोग सुंदर वन डेल्टा के नाम से जानते हैं। और ये जो सुंदर वन डेल्टा है यहाँ पे बंगाल टाइगर पाया जाता है जो कि भारत का एक राष्ट्रीय पशु भी है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारत के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले पेड़ों की सबसे प्रमुख जाति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बाबू सागौन की जाति। ठीक है ना। सॉरी सागौन का पेड़। सागौन का पेड़ है जो कि सागौन का पेड़ है जो कि पर्णपाती भी है। ठीक है ना। और सबसे प्रमुख प्रजाति है किसकी? उष्णकटिबंधीय, यानी कि भारत में उष्णकटिबंधीय, यानी कि उष्णकटिबंधीय का मतलब क्या है कि गर्मी में डेवलप होने वाला। ठीक है ना। कौन सा पौधा है? पर्णपाती, यानी कि पत्ते को झाड़ देने वाला। गर्मी के दिनों में पत्ते ये सब गिरा देते हैं। ठीक है ना। और पेड़ों की सबसे प्रमुख प्रजाति तो कौन सी है? सागौन का है पेड़। ठीक है ना। और जब बरसात का टाइम आता है तो फिर ये हरे भरे हो जाते हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसने कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ लिमिटेड के कार्य का विस्तार करने में मदद की, जिससे वह श्वेत क्रांति का अग्रदूत बना? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वर्गीज कुरियन। ठीक है ना। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्गीज कुरियन उन्होंने दुग्ध उत्पादन, यानी कि जो दूध उत्पादन है उसका एक तरीके से बहुत ज़्यादा हेल्प किया, या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे उसको महत्व दिलाने का काम किया था। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? आपका सही आंसर हो जाएगा बाबू कर्नाटक। क से कर्नाटक और क से कॉफी, और ये कर्नाटक कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत में, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्थानांतरित कृषि को अन्य नाम से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि को अन्य नाम से जाना जाता है। तो स्थानांतरित कृषि को स्लैश और बर्न के नाम से भी जाना जाता है। स्लैश और बर्न के नाम से, मुझे लगता है कि इस तरफ होते हुए थोड़ा दिक्कत है, यहाँ पे रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा ठीक है, तो ये स्लैश और बर्न के नाम से जाना जाता है इस खेती को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 42 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पीली क्रांति किससे जुड़ी हुई है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा तिलहन से, ठीक है ना। तिलहन से जुड़ी हुई है पीली क्रांति। पीली क्रांति आपको याद रखना है और तिलहन याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मछली जो है नीली क्रांति है बाबू, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित पौधे में से कौन सा अफीम का उत्पादन करता है? तो पेपेवर सोमनिफेरम ये एक ऐसा पौधा है जहाँ से अफीम का उत्पादन होता है, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 44 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बाबू केरल है इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, और जितने दक्षिणी भारतीय राज्य हैं लगभग वहाँ से मसाला का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होता है। तो अगर भारत में पूछ ले सिंपल क्वेश्चन कि उत्तरी भारत में या दक्षिणी भारत में कहाँ पे सबसे ज़्यादा एक तरीके से प्रोडक्शन होता है किसका, मसाले का, तो आप दक्षिणी भारत का नाम लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45 नंबर का क्वेश्चन है बाबू, देखो ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ड्रिप सिंचाई के संबंध में सही नहीं है, ठीक है ना। तो तीसरा जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, इसके लिए बहुत कम उपकरणों की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पानी को बर्बादी को बचाता है, उर्वरक का उपयोग उच्च दक्षता के साथ किया जाता है, और यह मृदा अपरदन को रोकता है। बाकी ये वाला ऑप्शन जो है आपका गलत है, यानी कि ये सही नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 46 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर डैश कौन सी है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे इंदिरा गांधी नहर भारत में सबसे बड़ी सिंचाई की नहर है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति जो संबंधित है वो है दूध से। किससे है संबंधित? दूध से संबंधित है श्वेत क्रांति, ठीक है ना। मछली नीली क्रांति है, ठीक है ना, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। अंडा की क्रांति बताइएगा, अंडा किस क्रांति से संबंधित है, थोड़ा कमेंट करके बताइएगा तो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन है बाबू। 48 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है अभ्रक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका सही आंसर रहेगा इसमें विद्युत प्रतिरोध न्यून होता है, ठीक है ना। इसमें विद्युत प्रतिरोध न्यून नहीं होता है, इसमें विद्युत प्रतिरोध बढ़िया होता है, पारभासी होता है, अत्यधिक कठोर होता है, यह एक बढ़िया अग्निरोधक होता है, ठीक है ना। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है ना। सही नहीं है पूछा है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 49 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दामोदर घाटी। दामोदर घाटी जो है किस में अधिक है भाई? कोयला भंडार में अधिक है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन से 50 नंबर का, और शायद 50 या 51 क्वेश्चन भी है। 50 नंबर का क्वेश्चन है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है बाबू? कोयम्बटूर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। भारत की पहली कच्चे तेल की परिशोधन रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की गई थी? डिगबोई में की गई थी बाबू। कहाँ पे? डिगबोई में। और डिगबोई है कहाँ पे? डिगबोई में की गई थी, और डिगबोई है कहाँ पे? तो ये है बाबू आसाम में। कहाँ पे है? आसाम में, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए करिए तैयारी और जाइए कल एग्ज़ाम दीजिए, बढ़िया से मेन कैंपस में एडमिशन लीजिए। मेरी
कामना यही रहेगी कि आप जल्दी से एडमिशन मेन कैंपस में ले लें और बेहतरीन तैयारी करें, बेहतरीन पढ़ाई करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।